तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 इंग्लिश के फुटप्रिंट विदाउट फीट के सारे चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर जो है आप लोगों को 2024 के बोर्ड के अनुसार आप लोग को पढ़ने हैं, तो सारे चैप्टर को हम लोग जैसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जैसे कौन से चैप्टर डिलीटेड है और कौन से जो है पढ़ने हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 8 आप लोग का डिलीटेड है, बाकी सारे चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था। उसकी मालकिन मिसेज पंफरी उसे बहुत लाड प्यार करती थी। बस उसे जरूरत से ज्यादा भोजन खिलाती थी। वह उसे ऑयली फूड ज्यादा देती थी। ट्रिकी किसी भी समय भोजन से इनकार नहीं करता था। उसे ज्यादा भोजन का लालच था। उसे क्रीम वाले केक और बिस्कुट बहुत पसंद थे। मिसेज पंफरी उसे माल्ट कॉड लिवर ऑयल और कटोरे में हॉर्लिक्स देती थी और साथ में उसे पीने के लिए शराब भी देती थी। इन चीजों से ट्रिकी फूले हुए सॉसेज की तरह मीन्स कबाब की तरह दिखने लगा था और बहुत सुस्त हो चुका था और उसे किसी चीज में रुचि नहीं रखता था, मीन्स मन नहीं लगता था। वह सारा दिन कालीन पर चढ़ा रहता था। उसे कुछ उल्टियां भी हुई थी। मिसेज पंफरी ने सोचा कि वह गंभीर रूप से बीमार है। उसने मिस्टर जेम्स हैरियट को बुलाया जो कि एक एनिमल डॉक्टर थे। मिस्टर हैरियट जानते थे कि ऐसा ही होगा। उन्हें मालूम था कि ट्रिकी अधिक भोजन खाने से पीड़ित हो रहा था। मिस्टर हैरियट ने पहले ही अपनी योजना बना रखी थी। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को 2 सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इस बात से मिसेज पंफरे लगभग बेहोश ही हो गई थी। उन्होंने सोचा कि ट्रिकी एक दिन के लिए भी अपनी मालकिन को देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन मिस्टर हैरियट उसे कंबल में घर से बाहर ले आए और उसे अपनी कार में डाल दिया। ट्रिकी को जाते हुए देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर कुत्ते को अपनी कार में डालकर हॉस्पिटल में ले आए। जब मिस्टर हैरियट अपने घर पहुंचे तो घर के कुत्ते ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और उसमें कोई रुचि नहीं दिखलाई। 2 दिनों तक हैरियट ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बहुत सारा पानी पिलाया। तब डॉक्टर ने कुछ उसे हल्का भोजन देना शुरू कर दिया। उसने उसे कोई दवाई नहीं दी। 2 दिन बाद ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में रुचि लेनी शुरू कर दी। अब वह उस समूह का सदस्य बन गया जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे और ट्रिकी जो था से एक्सरसाइज भी नहीं करता था, लेकिन मिस्टर हैरियट ने उसे खूब एक्सरसाइज करवाया और उसका आहार में कटौती की। उसके बाद वह चुस्त बन गया। मिसेज पंफरे ट्रिकी के समाचार के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह पहले से ठीक है। उसके बाद मिसेज पंफरे ने ट्रिकी के लिए प्रतिदिन 2 दर्जन ताजा गोल अंडे, शराब और ब्रांडी भेजना शुरू कर दी ताकि वह जल्दी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन डॉक्टर ने ये चीजें उसे नहीं दी क्योंकि उसे वास्तव में इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर और उसके दोस्तों ने अंडे, शराब और ब्रांडी का आनंद लिया। कुछ दिन बाद मिसेज पंफरी ने ट्रिकी को लेने के लिए आई। वह तनाव और चिंतित में थी। उसे आशा था कि वह ठीक ठाक है, लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आया तो वह एकदम कूदकर मिसेज पंफरी की बाहों में चला गया। वह यह सब कुछ देखकर हैरान थी। उसने कहा कि यह एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। तो यही था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर। उसके बाद है द थीफ स्टोरी। तो द थीफ स्टोरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो नरेटर एक युवक लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिला। अनिल एक 25 वर्ष दुबला, लंबा और सीधा साधा आदमी है। नरेटर ने अनिल को हरि सिंह के रूप में अपना परिचय दिया। नरेटर हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं और पुलिस से बच सके। वे थोड़ा देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करते हैं और फिर हरि सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन अनिल का कहना है कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता। फिर हरि सिंह को खुद पर संदेह होने लगा कि क्या उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया। अब हरि सिंह अनिल के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वह उसे सिर्फ खाना खिलाता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो गया और उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे में ले जाता है। जो खाना हरि सिंह उस रात बनाता है वह इतना खराब होता है और बेस्वाद होता है कि अनिल उसे आवारा कुत्तों को दे देता है। अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन हरि सिंह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है, इसलिए हरि सिंह को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। अनिल उसे लिखना और नंबर जोड़ना भी सिखाता है। अब हरि सिंह बहुत खुश और आभारी है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है। अब हरि सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे चाय बनाना और बाजार से दैनिक सामान लाना। यह सामान लाने में हरि सिंह हर दिन लगभग 1 रुपया का घपला करता था, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछता था। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी और वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर थोड़ा बहुत कमाता था। वह लापरवाही से खर्च करता था और
भविष्य के बारे में कभी योजना नहीं बनाता। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है। वह हरी से कहता है कि उसने एक प्रकाशन को अपनी पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाया है। अनिल यह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरी सिंह को लगता है कि सही समय है अपना असली काम करने का। वह सोचता है कि अगर वह पैसे चुराता है तो बेहतर है, क्योंकि अनिल वैसे भी यह पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। हरी का मानना है कि एक लापरवाह आदमी को लूटने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता है कि उसे लूट लिया गया है। रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकालता है। उस पैसे से हरी एक 2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता था। उसके बाद हरी सिंह 10:30 में लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण के वजह से वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका। उसका दिमाग उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। अब ट्रेन चली जाती है और हरी सिंह वहां अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह वापस अनिल के पास जाने का फैसला करता है। अपने रास्ते पर वापस वह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर जोरदार बारिश होने लगती है। हरी और सारे नोट भी भीग जाते हैं। हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। जब हरी वापस पहुंचता है तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है, मीन्स रख देता है। अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल पहले ही चाय बना चुका था, इसलिए हरी को 50 रुपए का नोट देता है जो अभी भी गीला है। अब हरी को लगता है कि वह पकड़ा गया, लेकिन अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता। वह हरी को विश्वास दिलाता है कि वह अब से उसी नियमित रूप से पैसा देगा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो यही था द थीफ स्टोरी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था। उसके बाद है द मिडनाइट विजिटर। यह कहानी मजाकिया है सीक्रेट एजेंट आसेबल के बारे में। वह एक लेखक मित्र फ्लाउडर के साथ था। उन्होंने शाम को समय बिताने की योजना बनाई। तब फ्लावर ने महसूस किया कि वह उसके बारे में जो उसने कल्पना की थी उसके बिल्कुल विपरीत है। आसेबल ने फ्लावर को बताया कि वह गलत सोच रहा था और बहुत जल्द वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखेगा जो देश के भविष्य को बदल देगी। फिर दोनों अपने कमरे में चले गए, लेकिन जब वे कमरे में प्रवेश कर रहे थे तो बंदूक के साथ एक और आदमी जिसका नाम था मैक्स वो कमरे में खड़ा था। उन्होंने मिसाइल से संबंधित रिपोर्ट आने तक उन्हें सहज रहने को कहा। सीक्रेट एजेंट से मिलते समय फॉलर के लिए वह वास्तव में एक साहसिक अनुभव था। इस बीच ऑसेबल ने अपने कमरे की खिड़की के नीचे एक काल्पनिक बालकनी के बारे में कहानी शुरू की। जब यह बात चल रही थी कोई लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ऑसेबल ने कहा कि पुलिस नियमित रूप से उसकी और उसके कमरे की जांच करने के लिए दरवाजे पर आई थी। मैक्स ने उन दोनों की ओर अपनी बंदूक इशारा करते हुए कहा कि वह बालकनी में इंतजार कर रहा होगा। इस दौरान ऑसेबल को पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। मीन्स वह पुलिस को भेजने के लिए कह रहा था। जैसे ही डार्क नॉब जोर से चालू होता है, मैक्स खिड़की से बाहर कूदता है और उन्होंने जोर से चीख सुनी। दरवाजा खुलता है और एक वेटर अंदर आता है। वेटर कहता है कि वह उस शराब को लाया है जिसे ऑसेबल ने ऑर्डर किया था। वह वहां टेबल और पत्तियों पर बोतल, ट्रे और चश्मा रखता है। फाउलर वह सब देखकर हैरान हो जाता है। फाउलर ने उसे पुलिस के बारे में पूछा, तब ऑसेबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस नहीं थी। फाउलर ने फिर से मैक्स के बारे में पूछा तो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतजार कर रहा था। तब ऑसेबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा क्योंकि वह कोई बालकनी नहीं थी। यह ऑसेबल की तत्विरित बुद्धि को दिखाता है क्योंकि उसने स्थिति का लाभ उठाया और सफलतापूर्वक मैक्स को परेशान कर दिया। अपनी घबराहट के तहत वह बिना किसी विचार के खिड़की से बाहर कूद गया। वह होटल की ऊपरी मंजिली से कूद गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। इस प्रकार ऑसेबल ने मैक्स को पीछे छोड़ दिया और खुद को एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से बचा लिया। तो यही था द मिडनाइट विजिटर चैप्टर। उसके बाद 4th चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हैरिसन डेनबी एक अच्छे इंसान थे। वह 50 साल के थे, लेकिन फिर भी वह शादीशुदा नहीं था, मीन्स सलमान खान की तरह था। होरेस डेनबी एक ताला बनाने वाला था। वह एक बहुत ही सफल व्यक्ति थे। उनकी सहायता के लिए उनके 2 सर्वेंट थे। वह दुर्लभ और महंगी किताबों के शौकीन थे, उन्हें किसी भी कीमत पर खरीद सकते थे। इसके लिए उन्होंने साल में केवल एक बार तिजोरी लूटी। उन्होंने इन किताबों को एक एजेंट के माध्यम से गुप्त रूप से खरीदा। चोरी करने से पहले उन्होंने योजना को अच्छी तरह से पूरा किया। इस बार उन्होंने 2 हफ्ते के लिए सोवर ग्रेंज में घर का निरीक्षण किया था। उन्होंने उस घर के बारे में मिनट की चीजों का भी जानकारी लिया था। उस घर का परिवार लंदन में था। घर के 2 केयरटेकर नौकर फिल्मों में चले गए थे। वह बगीचे की दीवार से पीछे से कूद गया और घर के अंदर गया। उसने रसोई के दरवाजे
दरवाजे के हुक में चाबी लगाई थी। फिर उसने दस्ताने पहने, उसके बाद दरवाजा खोला। वह किसी भी उंगलियों के निशान छोड़ने के लिए बहुत सावधान था। मेज पर फूलों की एक कलश थी। फूलों की खुशबू ने उसकी नाक में गुदगुदी कर दी। वह बार बार छींकता है। उस छींक को एक युवा महिला को सुनाई दी। वह उस घर के मालकिन होने का दिखावा करती है। उसने उसे बताया कि वह अचानक वहां आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसके गहने उन्हें रात में पार्टी में पहने। डेनवी ने महिला से अनुरोध किया कि वह उसे घर जाने दे। उसने उसे लॉकर खोलने के लिए कहा क्योंकि उसे गहने की जरूरत थी, लेकिन वह लॉकर की पासवर्ड भूल गई थी। डेनवी ने स्वेच्छा से दस्ताने के बिना तिजोरी खोली। उस महिला को गहने मिले। हेरोस डेनवी खुशी से चले गए क्योंकि वह जेल जाने से बच गए थे। तीसरे दिन एक पुलिसकर्मी ने उसे 100 टावर ग्रेज में गहना लूटने के लिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसकी उंगली के निशान लूटे गए स्थान पर आ गए थे, क्योंकि उसने बिना दस्ताने की तिजोरी खोली थी। उसने कबला कि उसने घर के मालकिन के लिए तिजोरी खोली थी, लेकिन वास्तव में घर के मालकिन लगभग 60 साल की थी। उसने कहा कि कहानी सच नहीं थी। डाम्बी पर कोई विश्वास नहीं करता था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह जेल में सहायक लाइब्रेरियन था। वह हमेशा आकर्षक युवा महिला के बारे में सोचता था जैसा वह थी। तो यही था एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद 5th चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। उसने अनेक प्रयोग किए। एक दिन उसने एक अद्भुत दवाई का आविष्कार किया जिसके माध्यम से वह इनविजिबल बन सकता था। मीन्स वह किसी को नहीं दिख सकता था। ग्रिफिन का मकान मालिक उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपना मकान खाली करवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन क्रोधित होकर उसने घर को ही आग लगा दी। तब उसने दवाई को ली और अपने वस्त्र को उतारे और वह अदृश्य हो गया और बाहर चला गया। सर्दी का मौसम था। बिना वस्त्र के घूमना आसान नहीं था। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह लंदन के एक छोटे स्टोर में घुस गया। उसने वहां से वस्त्र चुराया। जब वह उन कपड़ों को पहनकर चला तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बिना सर के आदमी चल रहा हो। उसने स्टोर की रसोई में से मांस, कॉफी, मिठाई और शराब ली। तब वह वहां से रजाई के एक ढेर पर सो गया। अगली सुबह वह समय पर नहीं उठा। दुकान के सिक्योरिटी पहुंचा और उसे देखा कि ग्रिफिन डर के मारे बाहर भाग रहा है। सिक्योरिटी उसके पीछे भागने लगा। ग्रिफिन ने एक एक करके अपने वस्त्र उतार दिए। वह फिर से अदृश्य बन गया, लेकिन इस बार वह ठंड के कारण कांप रहा था। वह एक नाटकीय कंपनी की दुकान में घुस गया। उसने अपने हाथों पर पट्टियां बांध ली। उसने काले चश्मे, एक नकली नाक और मूंछ भी पहन ली। ग्रिफिन ने दुकानदार का कुछ पैसे भी लूटा। उसने गाड़ी पकड़ी और आइपिंग गांव पहुंच गया। आइपिंग गांव में ग्रिफिन ने एक सराय में 2 कमरे बुक किए और उसने एडवांस में किराया भी दे दिया था। और उस सराय की मालकिन का नाम था मिसेज हॉल। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को सहन किया। उसके बाद तुरंत ग्रिफिन ने चुराया हुआ धन खर्च कर दिया। उसने रूम की मालकिन को बताया कि उसके पास नगद पैसे नहीं है। उसने कहा कि वह किसी भी समय चेक आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगले दिन उसने क्लर्जी मैन के घर से पैसे चुराया। क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी हैरान थे। उन्होंने किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। कमरा खाली था, फिर भी धन चोरी हो गया था। कुछ समय बाद मालिक और उसकी पत्नी ने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ग्रिफिन के कपड़े और पट्टियां फर्श पर बिखरे हुए थे। अचानक ही टोपी उछला और मिसेज हॉल के मुंह पर जाके लगा। तब उसके बाद चेयर उछली और उस पर हमला कर दिया। दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि कमरे में भूत थे। वे चिल्लाए और सीढ़ियों से नीचे भागे। वहां पड़ोसी एकत्रित हो गए। उन्होंने सोचा कि इसके लिए ग्रिफिन जिम्मेदार था। एक सिपाही को बुलाया गया। उससे पहले ग्रिफिन और मिसेज हॉल में लड़ाई हुई। ग्रिफिन क्रोधित हो गया। उसने अपनी पट्टियों, चश्मे और नकली नाक उतार कर फेंक दिया। अब वह अपने कपड़ा पहन रखा था, लेकिन गर्दन से ऊपर उसका शरीर नहीं दिख रहा था। लोग भयभीत हो गए। उन्होंने एक बिना सिर वाले आदमी को देखा। तभी सिपाही आ गया। अब उसने एक बिना सिर के आदमी को देखा तो वह भी हैरान हो गया। उसने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन ने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए और वह अदृश्य बन गया। जिन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास, उन्हें ग्रिफिन ने अपने हाथों से घूंसे मारने लगे। उसके बाद ग्रिफिन स्वतंत्र हो गया और कोई भी नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए। ग्रिफिन सराय से बाहर निकला और उसने सड़क पर चलना आरंभ कर दिया। तब वह पुनः एक स्वतंत्र आदमी था। तो यही था फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर। उसके बाद 6th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है सिर्फ साइंटिस्ट रिचर्ड ब्राइट की कहानी है। वह अपने जीवन के शुरुआती वर्ष में एक जिज्ञासु बच्चा थे। उन्होंने अपने बचपन में तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और जब वे दूसरी कक्षा में थे तब वह अपने
उन्होंने एरिया में पाए जाने वाले सभी 25 प्रजातियों के तितलियों को पहले ही इकट्ठा कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने सिक्के और स्टोन्स को एकत्रित की। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब दी। यह पुस्तक उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दी और उन्हें विज्ञान की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने देश विज्ञान मेले में वास्तविक विज्ञान का अनुभव किया और उसके अलावा समझा कि कुछ जीतने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है। बाद में अपनी 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने वायरल बीमारी का कारण खोजने का काम चुना, जिसमें हर साल लगभग सभी सम्राट कैटरपिलर को मार दिया जाता है। उन्होंने सोचा कि इसका कारण एक भृंग हो सकता है। इसके लिए उन्होंने भृंग की उपस्थिति के साथ कैटरपिलर को गुलाब दिया। हालांकि वह गलत था। अगले साल विज्ञान मेले के लिए उनकी परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी कि वायरस तितलियों ने सम्राट की नकल की। उनकी परियोजना की प्राप्ति विज्ञान में पहला और देश विज्ञान में तीसरा स्थान मिला। उसके बाद हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड ब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की, जिसके कारण सेल के जीवों पर उनके नए सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्होंने सम्राट प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों के उद्देश्य को खोजने की कोशिश की। इस परियोजना ने देश विज्ञान मेले में पहला स्थान हासिल किया और उन्हें वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ द रिचर्ड में काम करने का मौका मिला। उसके बाद हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपने उन्नत प्रयोग को जारी रखा और अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम थे। एक दिन हार्मोन की एक्सरे तस्वीरों को देखने के दौरान उन्हें अपने एक नए सिद्धांत का विचार आया, जो बताता है कि सेल उनके डीएनए पढ़ सकती है। एवराइट और उनके रूममेट ने डीएनए के काम को करने के लिए एक अणु के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया। यह उनके लिए बहुत ही बड़ा काम था और यह जैसे एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने अवार्ड से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नात किया। उनकी अन्य रुचि भी है, जैसे सार्वजनिक बोलना, वाद विवाद करना और एक इकोनॉमिस्ट और एक बाहरी व्यक्ति भी है। तो यही था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर। उसके बाद 7 चैप्टर है द नेकलेस। इसमें एक महिला है जिसका नाम है मटिल्डा। वह अपनी पति के साथ एक फ्लैट में रहती थी। मटिल्डा के पति शिक्षा मंत्रालय के लिए एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। वे एक शानदार जीवन नहीं जी पा रहे थे, लेकिन वे गरीब भी नहीं थे। हालांकि मटिल्डा जो थी से एक बड़े घर की नहीं होने से वह चिढ़ती थी, निराश थी और उदास महसूस करती थी। इसके अलावा वह अच्छे कपड़े और बहुत सारे गहने पहनना चाहती थी। एक दिन उसके पति उसे एक फैंसी पार्टी का निमंत्रण लेकर आता है। उसने सोचा कि निमंत्रण पत्र देखकर उसकी पत्नी बहुत ही उत्साहित होगी, लेकिन उसकी पत्नी ने खुश होने के बजाय निमंत्रण पत्र को फेंक दिया और रोने लगी। उसके बाद उसके पति के पूछने पर वह बोलती है कि उसके पास सुंदर ड्रेसेज नहीं है, इसलिए वह नहीं जाएगी। उसके बाद उसके पति ने उसे 100 फ्रैंक दिए ड्रेस खरीदने के लिए। वो पैसा जो था से उसके पति ने राइफल खरीदने के लिए बचाया थे, वही पैसा उसे ड्रेस खरीदने के लिए दे दिया। पार्टी का सप्ताह आ गया था। उसकी पत्नी फिर से चिंतित लग रही थी। वह परेशान थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई गहने नहीं है। उसका पति उसे अपने दोस्त से मांगने के लिए कहती है। उसके बाद वह एक शानदार हार लेकर आ जाती है। फिर उसके बाद मटिल्डा ने अपने पति के साथ पार्टी में खूब मस्ती की। वह सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही। फिर वह सुबह के समय घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने पर मटिल्डा को अपने गले में हार नहीं मिले। उसके बाद वह आश्चर्य हुई। उसके बाद वह सोचते हैं कि हो सकता है कि हार जो है से कैब में गिर गया होगा जिससे वे घर आए थे। इसके अलावा उन्होंने उन सड़कों पर भी खोजा जिसके माध्यम से वे आए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, विज्ञापन लिखवाया, लेकिन सभी व्यर्थ हो गए। फिर उसके बाद उसके पति ने कहा कि तुम अपने दोस्त को पत्र लिखो कि अभी हार टूट गया है और उसे अभी बनाया जा रहा है। उसके बाद वे लोग जो है से उसी तरह के हार को खरीदने के लिए जाते हैं। उसका कीमत होता है 36,000 फ्रैंक। फिर उन्होंने जो है से अपने घर गिरवी रख दिए, बाकी सब चीज गिरवी रखकर और उधार लेकर उस हार को खरीद लेते हैं और मटिल्डा जो है वो हार को अपने दोस्त को दे देती है। लेकिन उधार की रकम चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए। इन वर्षों में उनके जीवन में काफी बदलाव आए। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए। इसके अलावा उसके पति ने रकम चुकाने के लिए कई काम किए और मटिल्डा जो है से गरीब घर की एक मजबूत महिला की तरह दिखने लगी थी। वह बहुत वृद्ध लग रही थी। एक दिन उसने सड़क पर मिस जेन फ्रेंटियर को देखा जिससे वह हार ली थी। उसने हार के बारे में उसे पूछने का फैसला किया। फिर मिस जेन फ्रेंटियर ने मटिल्डा का हालत देखकर हैरान हो गई। फिर उसके बाद मटिल्डा ने हार के बारे में पूछा तो वह हार के सच्चाई को जान करके वह चौंक जाती है, क्योंकि जो मिस जेन फ्रेंटियर हार दिए थे वह नकली था और उसका मूल्य 500 फ्रैंक थे। यह सुनकर मटिल्डा शौक हो जाती है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 द हैक ड्राइवर जैसे आप लोग का डिलेटेड है इस बार के सिलेबस में, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर, जिसका नाम है भोली। तो यह कहानी एक लड़की भोली के बारे में है जिसका असली नाम सुलेखा था। वह कुछ दिमागी कारणों से पीड़ित थी, इसलिए वह हकलाने का काम करती थी। इसके
अलावा उसे चेचक के रोग का सामना करना पड़ा, जिससे वह बदसूरत लग रही थी। इस प्रकार सुस्त और बदसूरत चेहरे के कारण लोग ने उसका मजाक उड़ाया। साथ ही साथ लोगों ने उसे भोली कहा, क्योंकि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। और भोली के पिता का नाम था रामलाल। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। भोली सभी बेटियों में से सबसे छोटी थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी स्वस्थ और मजबूत थे। रामलाल को भोली की शादी की भी चिंता होती थी। एक दिन तहसीलदार साहब गांव में खोले गए एक प्राथमिक विद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गए। उन्होंने रामलाल से अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कहा। हालांकि भोली की माँ उसके स्कूल भेजने के समर्थन में नहीं थी, फिर भी वह मान गई। सबसे पहले स्कूल के बारे में सुनकर भोली घबरा गई। हालांकि जब उसे अच्छी तरह से देखभाल की गई और अच्छे से कपड़े और अन्य चीजें भी दी गई, तो वह मानने लगी कि वह अपने घर से बेहतर जगह पे लेकर जा रहा है। वह अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी। वह उनमें से एक को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं बनी। उसके बाद जब शिक्षक ने उसका नाम पूछा तो वह हकला गई और सभी लड़कियां हंस पड़ी। इससे वह बुरी तरह मजाक बनाया गया। उसके बाद वो रो पड़ी, लेकिन शिक्षक एक दयालु महिला थी। उन्होंने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने उसे कहा कि अगर वह हर रोज स्कूल आती है तो वह पूरी तरह से अपने हकलाने को दूर कर सकती है। इससे भोली में आशा और एक नई जीवन का संकेत मिला। उसके बाद वर्ष बीतते गए। गांव एक छोटा शहर बन गया। इसके अलावा प्राथमिक स्कूल एक हाई स्कूल में बदल गया। अन्य सुधार भी हुए। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति थे, विशांबर, जिसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी सहमत थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से सेटल था। भोली की शादी में खूब सजावट की गई थी और उसके बहनों ने खूब धूमधाम मचाया। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया। तो लंगड़े विशांबर ने उसे देख लिया। तो विशांबर ने बिना दहेज के ऐसे बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद रामलाल ने किसी तरह से पैसा का जुगाड़ किया। उसके बाद भोली ऐसे लालची आदमी से शादी करने से इनकार कर देती है और यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिना हकलाए बोली थी। फिर उसके बाद दूल्हा वापस लौट जाता है। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनके बुढ़ापे में सेवा करेगी। उसके अलावा वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में उसने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो यही था भोली चैप्टर। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो यह एक नाटक जैसा स्टोरी है। तो इस नाटक में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनका नाम अजीब है, जैसे ताकतवर चीफ, थिंक टैंक, न्यूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट एओटा, सार्जेंट ऊप और इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें से जो है से थिंक टैंक जो है से अपनी टीम के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए वह हमेशा सोचते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा सिर था। वह सबसे बुद्धिमान है और हमेशा उसके लिए प्रशंसा करना पसंद करते थे। वे जानना चाहते हैं कि पृथ्वीवासी के लोग कैसे रहते हैं। अगले उद्देश्य में वे सभी पुस्तकों से भरे पुस्तकालय में मौजूद थे, लेकिन ये सभी उस जगह को समझ नहीं पा रहे थे। तब ताकतवर थिंक टैंक देखने की कोशिश करता है और वह अपने दल को बताता है कि वह जो है से सैंडविच है, जिसे पृथ्वी के लोग जो है बहुत खाते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें यहाँ रख दिया है। फिर क्रू सदस्यों में से एक सार्जेंट ऊप ने थिंक टैंक के विचारों की पुष्टि करने के लिए एक पुस्तक का कोना भी खाया, लेकिन उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया था। अब वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह भोजन के अलावा कुछ और हो सकता है। कुछ समय बाद नूडल्स ने थिंकैट को फिर से सुझाव दिया कि शायद यह आंखों के संचार के लिए है। सभी चालक दल के सदस्यों ने पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। यह मदर गुज नामक की एक तुकबंदी पुस्तक थी, लेकिन उन लोग को पुस्तक समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए इस नूडल्स को देखकर थिंकैट पूछता है कि रासायनिक विभाग ने उन्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन की गोली दी है और उन्हें सब लेना चाहिए। फिर सैंडविच पढ़ना चाहिए। उसके बाद उप ने नर्सरी राइम की किताब पढ़ना शुरू किया। वे तुकबंदी का शाब्दिक अर्थ लेते हैं और परेशानी महसूस करते हैं। थिंक टैंक ने अपनी मार्टियंस टीम को बुलाया और कहा कि उन्होंने पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उन्हें आक्रमण के विचार को स्थगित करना चाहिए। द ऑप ने हम्टी डम्टी को पढ़ा और उन सभी ने हम्टी की तस्वीर देखी जो थिंक टैंक की तरह दिखते थे। थिंक टैंक ने अनुमान व्यक्त किया कि पृथ्वीवासी उनकी पहचान कर चुके हैं और जल्द ही उसे मार देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को वहां से तुरंत चलने के लिए कहा और इस तरह तुकबंदी की एक धूल भरी किताब ने हमें मार्टियन आक्रमण से बचा लिया। तो यही था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग को फुट प्रिंट विदाउट फीट से आप लोग को जैसे पढ़ने थे 2024 के सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग जैसे सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं और आप लोग जैसे फर्स्ट फ्लाइट का भी चैप्टर जैसे कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग जैसे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और इसी तरह जैसे आप लोग को सारे सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। तो आप लोग जैसे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे गया है, उसके अनुसार आप लोग जो चेक कर सकते हैं। और आप लोग जैसे इस बार के बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दें, आप लोग जैसे टोटल स्कोर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।